निर्भया कांड को बीते एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में आज हम इस बात का एक गहरा विश्लेषण करेंगे कि इन 10 सालों में भारतीय न्यूज़ मीडिया के रेप कवरेज में क्या और कितना बदलाव आया है। हमारा ये पूरा डिस्कशन 2012 के ऐतिहासिक निर्भया मामले के बाद हुए कानूनी बदलावों, मुंबई के कुख्यात शक्ति मिल्स केस की ज़मीनी हकीकत और यूएनएफपीए समर्थित एक बहुत ही डिटेल स्टडी पर टिका होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। आइए एक नज़र आज के हमारे इस स्ट्रक्चरल रोड मैप पर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे निर्भया के बाद आए बदलावों से, फिर शक्ति मिल्स केस को करीब से समझेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग की क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी पर बात होगी, सोर्स और इंटरसेक्शनैलिटी के मुद्दे को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि मीडिया के लिए क्या ठोस सुझाव दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, निर्भया के बाद आए बदलाव। 2012 के निर्भया कांड के बाद जो ऐतिहासिक बदलाव आए, उन्हें समझे बिना हमारा ये विश्लेषण अधूरा रहेगा। उस वक्त देश भर में जो जन आक्रोश फैला वो वाकई अभूतपूर्व था, और इसी गुस्से, इसी दबाव का नतीजा था कि तुरंत जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ। कमाल की बात देखिए, कुछ ही महीनों के भीतर यानी 2 अप्रैल 2013 को ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया। इस नए कानून ने रातों रात यौन अपराधों की परिभाषा और सजा के दायरे को पूरी तरह से विस्तृत कर दिया। इस नए कानून के पीछे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जस्टिस वर्मा कमेटी की वो सोच, जिसने दशकों पुरानी उस पितृसत्तात्मक धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका। पुराने समय में ऐसे अपराधों को शर्म और सम्मान के चश्मे से देखा जाता था, राइट? लेकिन इस कमेटी ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। नए कानून में यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से शरीर के खिलाफ अपराध और पावर डायनामिक्स यानी शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया गया। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। अब आते हैं भाग 2 पर, शक्ति मिल्स केस। अब सोचने वाली बात यह है कि ये नए 2013 के कानूनों का असल दुनिया में क्या असर हुआ। इनकी पहली बड़ी अग्नि परीक्षा बहुत ही जल्द मुंबई में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना के दौरान हुई। बात है 5 अगस्त 2013 की। शाम के करीब 6 बज रहे थे। एक महिला पत्रकार अपने एक साथी के साथ किसी असाइनमेंट के सिलसिले में महालक्ष्मी इलाके की उस सुनसान और सालों से बंद पड़ी शक्ति मिल्स पहुंची। वहां अचानक खुद को पुलिस बताने वाले कुछ लोगों ने उन्हें रोका, साथी को बांध दिया और फिर उस महिला पत्रकार के साथ पूरे 2 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो अस्पताल पहुंचे। लेकिन यहां एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट सामने आता है। अस्पताल ने जैसे ही पुलिस को अलर्ट किया, उसके महज 72 घंटे के भीतर पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी 5 आरोपियों को धर दबोचा। और जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। पता चला कि इन्हीं आरोपियों ने ठीक उसी जगह पर कुछ समय पहले एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया था। अब अगर इस मामले के कानूनी नतीजे की बात करें तो निष्पक्ष रूप से देखने पर पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने अपराध की क्रूरता को देखते हुए 3 आदतन अपराधियों को सीधे मौत की सजा सुना दी थी। लेकिन बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। अदालत के पीछे तर्क ये था कि अपराधी जीवित रहें और पूरी उम्र अपने किए गए घिनौने अपराधों के लिए पश्चाताप करें। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मात्रा बनाम गुणवत्ता यानी क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी रिपोर्टिंग। शक्ति मिल्स केस की इस कड़वी सच्चाई को समझने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, पिछले 10 सालों में हमारे न्यूज़ मीडिया ने ऐसी घटनाओं को असल में किस तरह कवर किया है? क्या सिर्फ शोर मचा है या कुछ समझ भी आई है? इसी सवाल का जवाब हमें 2022 की एक बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च स्टडी में मिलता है। पॉपुलेशन फर्स्ट ने यूएनएफपीए के समर्थन से यह स्टडी की। इसमें 6 अलग अलग भाषाओं के 41 मीडिया संगठनों की कुल 200 न्यूज़ स्टोरीज का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया गया। मकसद सिर्फ एक था, ये देखना कि निर्भया के बाद मीडिया में जेंडर संवेदनशीलता की असली क्वालिटी क्या है। अब इस स्टडी को हवा में नहीं किया गया। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 5 बड़े और क्षेत्रीय मामलों को चुना गया, जैसे महाराष्ट्र का शक्ति मिल्स केस, केरल का जिशा केस, पश्चिम बंगाल का कुष्मांडी केस, उत्तर प्रदेश का हाथरस केस और असम का आईआईटी गुवाहाटी केस। इसका मकसद सिर्फ ये गिनना नहीं था कि कितनी रिपोर्टिंग हुई, बल्कि ये देखना था कि कवरेज की बारीकियां क्या हैं और किन शब्दों में खबरें परोसी जा रही हैं। और यहाँ एक बहुत ही राहत देने वाला, बहुत ही एनकरेजिंग आंकड़ा सामने आता है। लगभग 91% स्टोरीज में मीडिया द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों में जेंडर संवेदनशीलता दिखाई दी।
मतलब मीडिया अब उन शब्दों या उस टोन से बच रहा है जो सीधे तौर पर विक्टिम को ही कटघरे में खड़ा कर देते थे। इसे हम यकीनन एक पॉजिटिव शिफ्ट कह सकते हैं। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना भी सही नहीं है। स्टडी एक बहुत बड़ी चिंता भी जाहिर करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मीडिया हर नई घटना को तुरंत निर्भया 2 या निर्भया 3 का नाम दे देता है। सुनने में शायद ही कैची लगे, लेकिन असल में ऐसा करके हम उस खास अपराध के अपने बैकग्राउंड और संदर्भ को पूरी तरह मिटा देते हैं। इससे होता यह है कि सिर्फ उन्हीं मामलों को हेडलाइंस मिलती हैं जो शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा क्रूर होते हैं, और बाकी सब नेपथ्य में चले जाते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं भाग 4 पर, स्रोत, विज्ञान और इंटरसेक्शनैलिटी, यानी सोर्सेज, साइंस और प्रतिच्छेदन। अब जरा उन गहरे पूर्वाग्रहों पर नजर डालते हैं जो इस स्टडी ने उजागर किए हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि रेप जैसी घटनाओं की रिपोर्टिंग में महिला आवाजें कुल सोर्सेज का केवल 23% हैं। जी हां, सिर्फ 23%। मीडिया आज भी मुख्य रूप से पुलिस या अकेले पुरुष आधिकारिक सोर्सेज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सोचिए, जिसका सीधा असर महिलाओं पर हो रहा है, उस कहानी में महिलाओं का ही नजरिया अक्सर गायब रहता है। और भाषा का ये पूर्वाग्रह 2021 के आईआईटी गुवाहाटी मामले में तो एकदम खुलकर सामने आ गया था। जरा हेडलाइंस पर गौर कीजिए। पुरुष आरोपियों को बड़े सम्मान के साथ छात्र यानी स्टूडेंट की प्रोफेशनल पहचान दी गई, जबकि सर्वाइवर्स को क्या कहा गया? सिर्फ लड़कियां। उन्हें छात्राएं नहीं कहा गया। उनकी पहचान को एकदम छोटा और इन्फेंटिलाइज कर दिया गया। ये छोटे छोटे शब्द दरअसल समाज की एक बहुत बड़ी सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब एक और गंभीर मुद्दे पर आते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी, यानी वर्ग, जाति या विकलांगता जैसे फैक्टर जो अपराध की जड़ में होते हैं। डेटा बताता है कि लगभग 67% न्यूज स्टोरीज ने इन अहम सामाजिक पहलुओं को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इन हमलों के पीछे अक्सर सत्ता और जाति का जो क्रूर खेल होता है, उसे मीडिया ने कवर करना ही जरूरी नहीं समझा। इसे और आसान शब्दों में समझें तो, जब मीडिया हाथरस केस में जातिगत डायनामिक्स पर बात नहीं करता या फिर कुष्मांडी केस में ट्राइबल सर्वाइवर की बौद्धिक विकलांगता को इग्नोर कर देता है, जो कि उसकी वल्नरेबिलिटी का एक बड़ा कारण थी, तो मीडिया असल में अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो रहा है। बिना इन सामाजिक संदर्भों के आप अपराध की पूरी तस्वीर कभी नहीं समझ सकते। शक्ति मिल्स केस को ही ले लीजिए, जहां सर्वाइवर एक वर्किंग क्लास टेलीफोन ऑपरेटर थी। वहां भी मीडिया की टोन कई जगह बहुत सनसनीखेज और असंवेदनशील रही। इसके अलावा हाथरस मामले में हमारे पत्रकारों की कानूनी साक्षरता की भी पोल खुल गई। पुलिस ने देरी से आई मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देकर रेप से साफ इनकार कर दिया, और मीडिया ने भी बिना कोई सवाल किए उसे सच मान लिया। वो शायद ये भूल ही गए कि भाई 2013 के जो नए कानून आए थे, उनके तहत रेप साबित करने के लिए मेडिकल पुष्टि या फॉरेंसिक एविडेंस का होना कानूनी रूप से कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, मीडिया के लिए कुछ जरूरी सुझाव। तो सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? न्यूज़ रूम्स कैसे अपनी जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस को बेहतर और इक्विटेबल बना सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो जर्नलिस्ट्स की लगातार ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट करना होगा। उन्हें अपनी स्टोरीज में फीमेल वॉइसेस और जेंडर एक्सपर्ट्स को शामिल करके सोर्सेज में डाइवर्सिटी लानी होगी। पत्रकारों को यह गहराई से समझना ही होगा कि क्लास, कास्ट और डिसेबिलिटी जैसी चीजें सर्वाइवर की वल्नरेबिलिटी को कैसे बढ़ाती हैं। साथ ही उन्हें आज के लीगल और मेडिकल फ्रेमवर्क की ठोस जानकारी होनी चाहिए, और सबसे अहम, सर्वाइवर की प्राइवेसी और डिग्निटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर न्यूज़ मीडिया ही समाज की एक तरह की पब्लिक अदालत के रूप में काम करता है, तो हम रोजाना जो खबरें पढ़ते या देखते हैं, उनकी क्वालिटी हमारे समाज में सच्चे जेंडर जस्टिस की दिशा को किस हद तक तय करती है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।